जिन वालिदैन के बच्चे बच गए वो भी इस हौलनाक दिन को फरामोश नहीं कर सके। डेमोक्रेट्स ने 219 वोट के साथ इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल की हिमायत की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। तारीख की किताबों में लिखा है कि हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी हुई थीं। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा खड़ा था। हलाकू खान के सामने 3 सफ़ें खड़ी की गईं जिसको हलाकू खान ने कत्ल करना था। हलाकू खान ने गरज कर अपने सिपाहियों को कहा कि इनके सर कलम कर दो और जल्लाद लोगों के सर काटना शुरू हो गए। पहली सफ़ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, फिर तीसरे चौथे की गर्दन उतारी गई। अच्छा, पहली सफ़ में ना एक बूढ़ा गरीब खड़ा था और मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया, यानी शायद उसने सोचा कि मैं बच जाऊं। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने उस बूढ़े को देख लिया कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ छोड़कर दूसरी सफ़ में चला गया। हलाकू खान घोड़े पर बैठा हुआ हाथ में लीमू लिए उछाल कर उससे खेल रहा था और लोगों के कत्ल का मंजर देखकर उस खेल से खुद को खुश कर रहा था। अच्छा, जलादों ने दूसरी सफ़ पे तलवार के वार शुरू कर दिए। दुश्मनों की गर्दनें पल पल में गिरने लगीं। जलाद तलवार चला रहे थे। खून के फवारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े शख्स ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें भी कट रही हैं और उसकी बारी बड़ी जल्दी आने वाली, तो भाग कर तीसरी सफ़ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें उसी पे जमी हुई थी और वो सोच रहा था कि अब तो तीसरी सफ़ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने सारे मार दिए तो ये कब तक बचेगा। अच्छा, तीसरी सफ़ पे जलादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल उसी बूढ़े पे थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। अच्छा, तीसरे सफ़ के इंसानों की गर्दनें कट कर गिर रही थीं। इतने में जलाद बिजली की तरह तेज़ी से उस बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा। फिर हलाकू खान की आवाज़ गरजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। हलाकू खान ने बूढ़े से पूछा कि बाबा बताओ, पहली सफ़ से तुम दूसरी में भाग आए, जब वो ख़त्म हुई तो तुम तीसरी में भाग आए, अब बताओ पीछे तो कोई और सफ़ नहीं है, अब कहाँ जाओगे? अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, फिर कुछ वक्फे के बाद बोला कि मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैंने दूसरे को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू खान ने लीमू को हाथ में उछालते हुए कहा कि बाबा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला मेरी तलवार से भी कोई बच सकता है? उस बूढ़े ने कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो एक लम्हे में इनकलाब आ सकता है, और हाँ, मैं बच सकता हूँ अगर वो ज़ात मुझे बचाना चाहे। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने जोश में कहा कि उसके हाथ से जो लीमू था ना, जिससे वो खेल रहा था, वो गिर गया। हलाकू खान होशियार जंगजू होने के साथ साथ एक चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठते हुए गिरते हुए लीमू के लिए खुद को उसने झुकाया और ज़मीन पर गिरने से पहले वो लीमू को पकड़ ले उसने कोशिश की। इस कोशिश में हलाकू खान का जो पाँव है वो रकाब से निकल गया और वो इस कोशिश में घोड़े से नीचे गिर गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि वो बिदक गया और हलाकू खान ने खुद को बचाने की कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आया, लेकिन जो उसका घोड़ा था उसने हलाकू खान को पत्थरों में घसीट कर उसका सर पत्थरों से पटक पटक कर मार दिया। लश्कर ने जब हलाकू खान का घोड़ा पकड़ा तो उस वक्त हलाकू खान मर चुका था। हलाकू का लश्कर उस बूढ़े से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने उस बूढ़े को नज़रअंदाज कर दिया। अब इस कहानी में सिर्फ सबक नहीं है, बहुत बड़ा सबक है कि जालिम को मज़लूम की आह से डरना चाहिए, क्योंकि जब मज़लूम आह करता है ना तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है। जब जालिम और उसके जुल्म की बात होती है तो सानिहा पेशावर, सानिहा APS का तल्ख और दुश्मन का इंतहाई जालिमाना अमल भी याद आ जाता है। आज वही दिन वही तारीख 16 दिसंबर, और सानिहा पेशावर के शहीद मासूम जो बच्चे असातिज़ा कराम, उनकी 7वीं बरसी। आज इस सफाक वाक़े को 7 बरस बीत गए, 7 साल, लेकिन ज़ख़म सारी कौम का आज भी ताज़ा है। ऐसा ज़ख़म जहाँ से आज भी खून रसता है। आज भी ये दिल दहला देने वाला वाक़या आँखों में बेसाख्ता आंसू जारी कर देता है। 16 दिसंबर
2014, वो तारीख दिन जब सफाक दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हुए, उन्होंने बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। उन्हें मासूम बच्चों पर तरस भी नहीं आया, उन्होंने बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, चुन चुन कर उन बच्चों को शहीद कर दिया। 16 दिसंबर आप समझ लें वो स्याह दिन जब मुसल्लह दहशतगर्दों की फायरिंग से असातिज़ा समेत 150 फूल जैसे बच्चे जान की बाजी हार गए। 150 जान से जाने का मतलब ये हुआ कि 150 घर तबाह हो गए। बच्चों के वालिदैन तो जीते जी मर गए। मासूम बच्चों की माएँ आज भी बच्चों की जुदाई के गम से निढाल हैं। उन माओं को कैसे करार आ सकता है, कैसे सुकून आ सकता है जिनके कलेजे ज़ख्मी हैं, जिन्होंने अपने हाथों से तैयार करके अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। लेकिन इन जालिम दहशतगर्दों ने इन बच्चों के घर वालों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया, इन माओं से इनके बच्चों को छीन लिया। इन मासूम शहीदों ने दुनिया से जाते जाते बिना एक पैगाम दिया कि इस मुल्क के बच्चे भी जालिम के आगे झुकेंगे नहीं, इस मुल्क के बच्चे भी जालिम के आगे नहीं झुकेंगे। अब इन नन्हे फूलों और इस सानहे में शहीद होने वाले असातिज़ा कराम को भी जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए, यकीन जानिए वो काम है। मेरे ख्याल से अल्फाज ही नहीं कि अल्फाज में पेश किया जाए खराज तहसीन। असातिज़ा ने तो बच्चों को अपने पीछे छुपा लिया, खुद अपने सीनों पर गोलियां खाते रहे। आखिरी दम तक उन्होंने बच्चों को जालिम दुश्मन की पहुंच से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 16 साला शेर शाह हमले के वक्त ऑडिटोरियम में मौजूद था। हमले के बाद ना फौरी तौर पे वो ऑडिटोरियम से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उस वक्त उसे ख्याल आया कि कहीं मेरा छोटा भाई जिसका नाम अहमद शाह था वो अंदर तो नहीं रह गया। अब भाई की मदद करने जब शेर शाह दोबारा ऑडिटोरियम में दाखिल हुआ तो दहशतगर्दों ने उसके सीने पर 4 गोलियां मारी। ये होती है कुर्बानी जो एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए दी। ये नन्हे बच्चे और सानिया APS के तमाम शोहदा का खून किसी सूरत रायगा नहीं जाएगा, बल्कि इनकी जानों की कुर्बानी देने की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई की बुनियाद भी रखी गई और मुल्क भर में जो शिद्दत पसंद हैं, जालिम हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन की शुरुआत भी की गई। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ चुकाई, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हज़ारों की तादाद में आम शहरियों ने और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। क्या क़यामत गुजरी होगी नाज़रीन, सोचें। जब मासूम बच्चों को दुश्मन गोलियों से शहीद कर रहे थे, उस वक्त दुश्मन की बंदूकों से बरसने वाली जो गोलियाँ हैं, उनकी आवाज़ इन मासूम फूलों के दिलों पर कैसी क़यामत ढा रही होगी, क्या कैफियत होगी। दुश्मन तो उस दिन बहुत खुश था, लेकिन वो ये जानता नहीं था कि वो जीता नहीं है, बल्कि वो तो हार गया, क्योंकि जो इंसानियत को कत्ल करे वो कभी भी जीत नहीं सकता। उस दिन पूरी इंसानियत की हार थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे इदारे और हुकूमत इस वाक़े को संजीदा ले रही है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा हुकूमत से पूछा था कि इस वाक़े के जो ज़िम्मेदार हैं उनका तयन हुआ है या नहीं हुआ है, इस वाक़े की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं। और अहम बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वज़ीर आज़म साहब खुद ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म साहब से इस्तफसार किया था कि सानिया APS के हवाले से क्या कर रहे हैं, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने अदालत को बताया था कि जो मुमकिन इक़दाम हो सकते थे हमने किए हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अदलिया का एहतराम करते हुए अदालत के सामने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया और मोअज़्ज़िज़ जजेस को मुतमईन करने की हर मुमकिन कोशिश भी की। अच्छा, हम इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं कि रियासती इदारे मिलकर इस सानहे के मुजरिमान को इबरतनाक सज़ा से दो चार करेंगे और इस केस में इंसाफ अपनी जगह खुद बनाएगा। लेकिन उस क़यामत खेज़ घड़ी में इन मासूम बच्चों पे जो बीती होगी उसका एहसास तो हमसे ज़्यादा वही कर सकते हैं जिस वक्त मौके पर मौजूद थे। उनमें से कुछ बच्चे जो मगोश से ज़िंदा निकल आए और उन्होंने वहाँ पे दिल दहला देने वाले जो मनाजिर थे उनकी किस तरह से मंजरकशी की है, इनका क्लिप होगा। जो ऐनी शायद बच्चे हैं, टीम ज़रा चलाइएगा इनका क्लिप। सुना आपने, सानिया पेशावर में इन फूलों के अपने रंग कहीं खो गए थे। जब सानिया APS की क़यामत बच्चों पर टूट रही थी तो इन बच्चों को बचाने के लिए इन्हें स्कूल ऑडिटोरियम में छुपा दिया गया और जब तक फायरिंग होती रही ये बच्चे डरे रहे, सहमे रहे। डरे सहमे बच्चे कोने से लगकर बैठे रहे। क्या मंजर होगा वो आप। और जब दहशतगर्दों ने इन मासूम और बेगुनाह बच्चों को शहीद किया तो मौत का बाइस बनने वाली बंदूकें
खामोश हो गई। बच जाने वाले जब सहमे डरे हुए बाहर आते हैं, एक तो बच्चे मासूम और ऊपर से गोलियां, और जिस तरह ये हो रहा था, सहमे हुए डरे हुए बच्चे जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनके साथी खून में लिपटे हुए थे, सब चीज़ों से बेखबर जन्नत के बागों में शायद खेल रहे थे। नाज़रीन, अब जब भी ये 16 दिसंबर आता है ना, तो यकीन जानिए हमारे वजूद पर बाकायदा कप कपीसी तारी हो जाती है। ये सफाक दुश्मन की हैवानियत के ख़िलाफ़ पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी, आपको याद होगा। और आपको ये भी याद होगा कि उन दिनों में इमरान खान साहब ने एक धरना दिया हुआ था, और इमरान खान साहब जो इस्लामाबाद के डी चौक पर उस वक्त खिलाफ एक तवील धरना दे रहे थे, उन्होंने जब ये अफसोसनाक खबर सुनी तो अपने धरने को ख़त्म करने का फ़ौरन ऐलान किया और एक अजीम लीडर होने का सबूत भी दिया था। इमरान खान साहब का वो क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने देखा ये उस वक्त इमरान खान साहब के चेहरे पर कितना गम था, कितना दुख था इनके चेहरे पर, जो दिखाई दे रहा था, इनकी आवाज़ में सुनाई दे रहा था। वो इमरान खान साहब जो उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना दिए हुए थे, और उनका धरना बड़ा मौसर और तवील था। ये पुरअज़्म थे कि जिस मकसद को लेकर ये आए हैं उसे पूरा करके ही लौटेंगे। लेकिन जब ये जो क़यामत के सानहे की खबर आई तो फिर इमरान खान साहब ने वही किया जो इंसानियत का तकाज़ा था, हुब्बुल वतनी का तकाज़ा था। इस दर्दनाक सानहे के बाद वो भी कहने पे मजबूर हो गए कि इस वक्त सियासी इख्तिलाफ़ात और सियासी रंजिशों को भुलाकर मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का सफाया करना ज़रूरी है। और फिर तारीख़ ने गवाही दी कि किस तरह तमाम सियासी जमातों और अवाम ने पाक फ़ौज का दहशतगर्दी की जंग में भरपूर अंदाज में साथ दिया। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, ऑपरेशन रद्द-फ़साद के ज़रिए, ये दो बड़े ऑपरेशन, इनके ज़रिए मुल्क से दुश्मन के खात्मे को यकीनी बनाया गया। और इस सानहे का ज़िम्मेदार भारत और उसकी गंदी तरीन एजेंसी रॉ थी, जो पाक फ़ौज के जवानों से लड़ती हुई डरती है। इसीलिए हिंदुस्तान को ये मासूम बच्चे एक आसान टारगेट, आसान हदफ नज़र आए। लेकिन ये कैसा बुज़दिल, कैसा डरपोक दुश्मन है जो बड़ी बड़ी तड़ियाँ तो लगाता है आए दिन, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं करता। छुप छुप कर प्रॉक्सी वॉर के जरिए अपने नापाक इरादों को तकमील तक पहुंचाने की नाकाम कोशिश करता है। नाज़रीन, दुश्मन ने उस वक्त भी सियासी जमातों के इख्तिलाफात को देखकर मौके से फ़ायदा उठाना चाहा, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने धरने और अपने इख्तिलाफात को साइड पर रख दिया और दुश्मन के इरादे नाकाम हो गए। अब इस वक्त मुल्क के जो वज़ीर आज़म और वह सानहे के मुजरिमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जिस बुज़दिल दुश्मन ने यह घिनौना काम किया उसको उस वक्त की अफ़गान हुकूमत ने पनाह दी। जब सानिया पेशावर के बाद पाक फ़ौज ने जालिम दरिंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया तो ये बुज़दिल दहशत गर्दों ने अफ़गानिस्तान में पनाह ली। और उस वक्त अफ़गानिस्तान में आपको पता है अशरफ गनी की हुकूमत थी, जिसके भारतीय कठपुतली होने में कोई शक ही नहीं था। इसीलिए उसने भारत के इशारों पर चलते हुए इन दहशतगर्दों को ना सिर्फ पनाह दी बल्कि तमाम सहूलियात फराहम की, तमाम सहूलियात मुहैया की। और यही वजह है कि इमरान खान साहब अफगानिस्तान और अमेरिका के जो दोहरे रवैये हैं उनको हाईलाइट करते रहते हैं, उनको हाईलाइट कर रहे हैं। ज़रा चलाइएगा इमरान खान साहब का क्लिप। सुना आपने, खान साहब यहाँ पे अफगानिस्तान, अमेरिका, भारत तीनों की मुनाफकत पर से खुलकर पर्दा उठा रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। और इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी है, लेकिन अमेरिका को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं। मगरबी मीडिया अखबारात ने पाकिस्तान को इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया। और वज़ीर आज़म साहब इस्लामोफोबिया समेत जो आलमी ताकतों की साजिशें हैं उन पर भी खुल के बात कर रहे हैं। कहते हैं पर्दा चाक करना, बाकायदा पर्दा चाक कर रहे हैं उन साजिशों का। और सवाल उठा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि भारत को कोई नहीं पूछता क्यों। क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि मोदी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। अगर भारत की जगह पर कोई और मुल्क होता तो फिर आलमी ताकतों को इंसानी हकूक़ याद आ जाते। और वज़ीर आज़म साहब मोदी को हिटलर कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिटलर है। यानी वज़ीर आज़म साहब की बातों से साफ जाहिर है कि भारत को आलमी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं आपको पता है, इनके टेम्परेरी जो फ़ायदे हैं, वक्ती फ़ायदे हैं, वो इंसानियत से ऊपर हो गए इनके लिए। सब कुछ देखते हुए ये अंधे हो गए हैं, सब कुछ सुनते हुए ये बहरे हो गए हैं। ताकत रखते हुए भी ये लोग स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं उस भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत के साथ टेम्परेरी मुफादात जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि अब तक सानिया APS के मुजरिमान हैं उनको भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। अब भारत अपने दहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम, पाक फौज के हौसले पस्त करना चाहता है, आए दिन इन्हीं साजिशों में लगा रहता है। और इसने सानिया पेशावर में फौजी जवानों के बच्चों को निशाना बनाकर एक्चुअली तो उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की ना, लेकिन उसकी ख्वाहिश ही रही, नहीं हुए कमज़ोर हम। पाक फौज हो
सिविल हुकूमत हो, वो अब भी दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ दीवार बन के खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। और यही वजह है कि आज इस दिन पर वज़ीर आज़म साहब ने कौम को पैगाम दिया। वज़ीर आज़म क्या कहते हैं कि आज का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के उन बहादुर असातिज़ा की याद दिलाता है जो अपने तलबा की हिफाजत के लिए दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए। वक्त ने साबित किया कि बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती है, इसके पीछे वो बुज़दिलाना सोच होती है जो अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए निहत्ते कम सिन बच्चों को इस्तेमाल कर सकती। लिहाजा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की कुर्बानियाँ रायगानी गई हैं। और क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कि सानिया के बाद बहादुर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त होने के बजाय मज़ीद दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ीद बुलंद हो गए, पूरी कौम मुत्तहिद हो गई और हमने नेशनल एक्शन प्लान के तहत दुश्मनों को उनके ठिकानों में ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया। और कहते हैं मैं आज पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि दुश्मन पाकिस्तानी कौम के हौसलों को कभी कभी पस्त नहीं कर सकता। पाकिस्तानी कौम के अज़म, हौसले और हिम्मत को शरपसंद अनासिर ने जब भी ख़त्म करने की कोशिश की तब इनको मुँह की खाना पड़ी। ऐसा अब एक बार फिर हमारा जो अज़ली दुश्मन भारत है इस कोशिशों में कि वो किसी तरह से पाकिस्तान का अमन तबाह करे। सानिया पेशावर में जिसका हाथ था वो कोई और नहीं, भारतीय सरकार थी। भारतीय सरकार की जो इन्होंने रॉ के ज़रिए, अपनी एजेंसी रॉ के ज़रिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। अच्छा मोहिद यूसुफ साहब, भारत और रॉ की जो सारी ये स्याह करतूत है ना, इसके हवाले से खुलकर बात करें। ज़रा क्लिप चलाएगा मोहिद यूसुफ का। सुना आपने मोहिद यूसुफ साहब को। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर भी बड़ा ये ऐवान में खड़े होकर मोदी और उसकी हुकूमत को कैसे ललकार रहे थे। ये क्लिप होगा हमारे पास, टीम ज़रा चलाइएगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। सुना आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी को कह रहे हैं कि मोदी लड़ना है ना तो फिर लड़ लो। वैसे मोदी जंग के काबिल अगर होता तो कभी भी सानिया APS नहीं होता। लेकिन जैसे कहानी जो मैंने आपको आगाज़ में सुनाई हलाकू खान, देखा क्या अंजाम हुआ था उसका। ऐसे ही अब दहशतगर्दों के जो मददगार है मोदी, मत का अंजाम होने वाला हलाकू खान वाला अंजाम। एक वक्त आएगा जब कुदरत का घेरा मोदी के गिर्द तंग होगा और उसे कहेगा कि मोदी अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया, अब तुम्हारा जुल्म और तुम्हारे जुल्म का खेल मज़ीद नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आर्मी पब्लिक स्कूल शोहदा के वालिदैन आज भी सदमे से निढाल हैं। जिन वालिदैन के बच्चे बच गए वो भी इस हौलनाक दिन को फरामोश नहीं कर सके। दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला करके इल्म की शमा को बुझाना चाहा, लेकिन कौम के हौसले पस्त नहीं हो सके। अपने प्यारों को खोने के बाद कौम ने नए अज़म के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करने की ठानी, जबकि हुकूमत ने भी इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी एक्शन प्लान शुरू कर दिया। अच्छा, दहशतगर्दों ने मुस्तकबिल के मेमारों को निशाना बनाकर मुल्क और सिक्योरिटी दारों का हौसला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुल्क भर में जारी तालीमी सरगर्मियाँ मुल्क दुश्मनों को पैगाम दे रही है कि कौम के अज़म में कोई तब्दीली नहीं आई है, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अच्छा, दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि रियासत या हुकाम को कोई हक या इख्तियार नहीं है कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम तलबा को शहीद करने वाले कातिलों को माफ़ कर दे। दहशतगर्दी की बात करें तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान के पाकिस्तान पर असरात मुरतब होंगे और इस बहरान से दहशतगर्दी की नई लहर भी जन्म ले सकती है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान का मुआशी बहरान वाज़े दिखाई दे रहा है और इस बहरान से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खित्ता मुतासर होगा। तो सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार, बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जनरल साहब, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद नेशनल एक्शन प्लान मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करने का अहद था। क्या कौम से जो वादा किया गया वो पूरा हुआ, और क्या नेशनल एक्शन प्लान को जारी रखने और इस पर अमल दरामद की जो ज़रूरत है वो अब भी है? जी, पहले तो बहुत गहरा ज़ख्म था, बहुत मुज़ी किस्म का ज़ख्म था और आज भी रिस रहा है। और हम सलाम पेश करते हैं शोहदा के जो वालिदैन हैं और जो लोग शहीद हुए, जो गाजी बच्चे हैं, और किसी किस्म की भी हमारी बातचीत और गुफ्तगू उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। और मेरा ख्याल है कि हमें अपने रवैया ऐसे ही रखना चाहिए कि उनसे लगातार इन कांटेक्ट रहें, उनसे हमदर्दी की बातें करें और अपने कोताही को माने, उनसे माफ़ी मांगें। इसके अलावा उनके साथ कोई और बात नहीं हो सकती। लेकिन साथ में ये भी ऐड कर दूं
कि जो लोग जिन्होंने ये काम किया था, ये समझना कि उनको कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया, ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आपको पता है कितने लोगों पर फौजी अदालतों में मुकदमे चले, उनको फांसी की सजाएं हुई और फांसी पर अमल दरामद हुआ, और एक आध रह गया, वो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हो जाएगा। उसके अलावा उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ उसमें बहुत लोगों को जहन्नम वासिल किया गया। एक आध कोई अभी फरार होगा, अदरवाइज उस साने से रिलेटेड जो लोग थे उनको नीस्त नाबूद किया गया है, उनको लटकाया गया है, उनको मारा गया है। तो ये इंप्रेशन गलत है अगर किसी के ध्यान में है कि जी कुछ नहीं किया गया। लेकिन फिर भी जो वालदैन का तकादा है या जो शोहदा के लवाकीन है जो तकादा है, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए और उनको ये बताया जरूर जाए कि ये हो गया है। उनको ये भी कहा जाए, उनको मालूम है कि एक बड़ा हाई लेवल जुडिशल कमीशन बना, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी, अगर उन रिकमेंडेशन में किसी पर अमल नहीं हुआ तो जरूर वो जायज मुतालबा कर रहे हैं कि उस पर अमल होना चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4 फौजी ऑफिसर्स को भी सजाएं हुई इस बात पे कि कोताही साबित हुई कि उन्होंने अपना काम जो है सही तरीके से नहीं किया। तो ये सारी बातचीत के बावजूद फिर भी मैं कहूँगा अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दोबारा इलेक्शन अपने सुप्रीम कोर्ट को कहें कि एक और जुडिशल कमीशन बनाए। लेकिन ये मैं बता दूं वो जुडिशल कमीशन जो वाकये के फौरन बाद बना था वो ज़्यादा मौसर हो सकता था उसके मुकाबले में जो आज बनेगा। लेकिन बहरहाल जो उनकी डिमांड है गौर से सुनी जाए, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए और जो भी जिसके जिम्मे जो बात बनती है अगर कोई रह गए हैं तो उनको सजाएं दी जाए। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान वाली बात है इसमें तो कोई शक नहीं कि इस पर अमल होना चाहिए। लेकिन मेरी बहन बात ये है कि किस प्लान पर एक्शन हुआ है। नेशनल एक्शन प्लान तो एक वो है, मतलब रिट ऑफ द गवर्नमेंट, लोगों को इंसाफ देना, पुलिस की रिफॉर्म्स, मदरसा रिफॉर्म्स भी आदि अंदर छोड़ दी गई हैं। तो एक तो थोड़ा बहुत अगर कोई हमें नज़र आ रहा है प्रोग्रेस तो एजुकेशनल रिफॉर्म पे नज़र आ रहा है, लेकिन जो बुनियादी रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूशन को चाहिए वो तो नहीं हो रही और इन्हीं इंस्टीट्यूशन ने काम करना है। अगर आपका अदालती निज़ाम ठीक नहीं है, अगर आपका प्रोसिक्यूशन का निज़ाम ठीक नहीं है, अगर आपकी पुलिस इफेक्टिव नहीं है तो काम करना किसने? अज़म होना एक और बात है, फिलॉसफी ज़हन में होना एक और बात है। काम करने की अहलियत जो है वो तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जब आपने मिस्त्री ने कोई नट कसना होता है तो उसके हाथ में पाना अच्छा होना चाहिए, स्पैनर जिससे वो कसे। तो वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जिस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए उस तरफ से गाफिल है। ठीक है। अच्छा जना साहब, कुछ तजियाकार और सियासतदानों का ख्याल है कि जी रियासत को कोई हक या इख्तियार नहीं कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल के कातिलों को माफ़ कर दे। इस पर आपने आई थिंक अभी भी कमेंट किया है। अच्छा, कुछ ये भी कहते हैं कि जी जो ये टीटीपी पाकिस्तान से मुज़ाकरात हैं और जंग बंदी वो मुल्की मुफाद में और मौजूदा हालात में मुल्क में अमन के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं इस पर आपका कॉमेंट चाहूँगी, आपका तजिया चाहूँगी। जी, पहले तो वो आपने मैंने पार्शल जवाब दे दिया। बिल्कुल ये बात सही है कि ये स्टेट को हक हासिल नहीं है कि उनके बिहाफ पे उनको माफ़ कर दे, लेकिन स्टेट ने तो माफ नहीं किया, स्टेट ने तो उनको मार दिया, बिल्कुल उनको लटका दिया। सिर्फ ये बात बता, अब सादर ऑपोजिशन तो वही कहेगी जो वो समझते हैं दुरुस्त है, लेकिन स्टेट ने उनको लटकाया भी है, उनको मारा भी है, आज भी स्टेट उनके पीछे पड़ी हुई है, उनको छोड़ने का स्टेट का कोई इरादा नहीं है। तो लिहाजा उनके बिहाफ में माफी। हाँ ठीक है, अगर आप पूरी टीटीपी को इसका समझते हैं जो कि एक तरीके से है भी क्योंकि एक पूरी तंजीम है, तो फिर ये सवाल उठता है जो दूसरा आपने उठाया कि क्या उनसे बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। देखिए उसमें मैं तो अपनी बात पर कभी जिद नहीं करता, कभी मुसर नहीं होता, लेकिन मैं अपना मंतिक पेश कर देता हूँ। बाकी आप देख लीजिए, आपके नाज़रीन देख लें। हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब कोई मुखासमत हो, जब कोई मुकाबला हो, जब कोई जंग हो, कि आप जीतने वाली साइड इस बात पे जिद करे कि नहीं मैंने तो आखिरी बंदा मारना है, मैंने तो कोई बातचीत नहीं करनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, IRA की बातचीत UK वालों के साथ, अभी अमेरिकन आपके सामने इतने नुकसान उठाने के बाद बातचीत करके गए अफगान तालिबान के साथ, तो आखिरकार कभी ना कभी तो बातचीत करना होगी। तो बातचीत बताते खुद इतनी बुरी नहीं। हाँ, कंडीशंस क्या है? पाकिस्तानी स्टेट की क्लियर कंडीशंस है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे, हथियार फेंकेंगे और जिन्होंने बहुत घिनौने जराइम किए हैं वो अदालती कार्रवाई को फेस करेंगे। इसके बाद फिर और क्या? फिर कहते हैं घुटने टेक दिए। घुटने किधर से टेक दिए भाई? एक बात। दूसरी बात ये है, देखिए अगर 10 लोग आपके साथ लड़ रहे हो तो 4 के साथ बात करना, बाकी 6 के साथ लड़ना आसान बना देता है। तो टॉकिंग एंड फाइटिंग इज अ गुड स्ट्रेटजी, मिलिट्री स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी बात जो अब सामने आई है, हुज्जत पूरी हो गई। देखिए अफगान तालिबान ये चाह रहे थे
कि चूंकि वो अपना इलाका उनको इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते और थोड़े बहुत उनकी आपस की एफिलिएशन जो है वो है, तो उन्होंने कहा जी कि आप इनके साथ बातचीत करें। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, और वो खुद भी चाह रहे थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बातचीत हुई, नाकाम होती है, कामयाब होती है, फिलहाल तो लग रहा है उसमें, क्योंकि वो दो सेक्शन है तो एक कंफ्यूजन है, कोई कुछ कह देता है और कोई कुछ कह देता है, इसलिए पता नहीं चलता आवाम को। और चूंकि बातचीत जारी है इसलिए कोई हमें बताता भी नहीं कि असल बात है क्या। लेकिन एक हुज्जत पूरी होगी कि अफगान तालिबान जो चाह रहे थे वो हमने करके दिखा दिया, और उसका नतीजा उन्होंने देख लिया। वो उनको वहां नहीं रहने देंगे, हम इनको इंशाल्लाह यहाँ नहीं रहने देंगे। तो आप देखेंगे कि ये अपने आखिरी उसके मराइल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जन्नत साहब आगे चलते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरफ आलमी दुनिया की तवज्जो दिलाई है कि जी अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से दहशतगर्दी की नई लहर जन्म ले सकती है और ये बड़ी सीरियस सिचुएशन भी हो सकती है, जन्नत साहब क्या कहेंगे? जी देखें, पहले तो पाकिस्तान का रोल हमें सराहना चाहिए, कम से कम हुकूमत का जो ये रोल है जिसमें ये दोनों तरफ काम कर रहे हैं। एक तो ये कि पूरी दुनिया को बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ सूरत हाल है क्या, और अगर उनको निगलेक्ट किया गया, आइसोलेट किया गया, तो इसके क्या नताइज, और हम सबसे ज्यादा नताइज हमने भुगतने, इसलिए ये हमारा ये वावेला बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी तरफ हम अबूरी हुकूमत को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो चीजें आप अकोमोडेट कर सकते हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। दुनिया की डिमांड है, ठीक है, कुछ डिमांड ऐसी हो सकती हैं जो आप ना पूरी कर सकें, लेकिन वो जो आप पूरी कर सकते हैं, जो हम भी समझते हैं पूरी हो सकती हैं, बच्चियों का स्कूल जाना और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाना, इस किस्म की और बातें भी हैं, तो उन पर आप अमल करें। तो मेरे ख्याल ये दोनों काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, और जो उन्होंने खदशा का इजहार किया है वो तो देखें पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन एक बात सोचने की है मेरी बहन, और वो ये है कि एक तरफ तो अमेरिका सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है कि वहां पर भूख से लोग मरेंगे और सर्दियां आ गई हैं, और उन्हीं के 9 अरब डॉलर के ऊपर सांप बन के बैठा भी हुआ है। उधर से यूएनओ जो है वो बहुत कह रही है कि जी उनका ये हो गया, आशर हो गया, और यूएनओ इतना दबाव नहीं डाल सकती अमेरिका के ऊपर के बैंकिंग चैनल आप खोलें ताकि जो मुल्क मदद करना चाहते हैं वो तो मदद कर सके ना। तो उनके दौरे में आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपने से ही पूरी मदद कर रहा है। वहाँ यहाँ से राशन जा रहा है, यहाँ से दवाइयाँ जा रही हैं, और मुल्क भी अगर इस तरीके से करें कि पैसे तरसील के बजाय इश्या लेकर किसी तरीके से उनको पहुँचाएं, तो मेरा ख्याल है कि इस कैलेमिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। अदरवाइज वाकई सानिया रूनुमा हो सकता है। लेकिन मेरा अपना एक अंदाजा है, मैं फिर ये कहता हूँ कि गलत हो सकता है, जरूरी दुरुस्त हो, ये मैं पिछली हिस्ट्री की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। जब तक पाकिस्तान में कोई कहत नुमा सिचुएशन पैदा नहीं होती, हमारी अफगान बहन भाई कभी भूखे नहीं मरेंगे। ठीक है जन्नत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकातों के बाद और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने मुस्लिम डेमोक्रेटिक रुकन इल्हान उमर का पेश करदा इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया। इल्हान उमर के इस बिल का नाम बैनुल-अक़वामी इस्लामोफोबिया का मुकाबला है। खबर के मुताबिक डेमोक्रेट्स ने 219 वोट के साथ इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल की हिमायत की है। अच्छा, बिल के तहत एक महकमा बनाया जाएगा जो इस्लामोफोबिया के वाक़ियात का ताक़ुब करेगा, लेकिन इससे पहले बिल को कानून बनाने के लिए अमरीकी सेनेट में भेजा जाएगा। अच्छा, अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कहा है कि वो इस बिल की हिमायत करते हैं क्योंकि दीन की पैरवी इंसान का बुनियादी हक है। अच्छा नाज़रीन, बिल मंजूरी के बाद अमरीकी महकमा खारिजा में खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाएगा जो महकमा खारिजा को इस्लामोफोबिया वाक़ियात रिपोर्ट किया करेगा। अच्छा, रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने ट्वीट में खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल का मंजूर होना मुसलमानों के लिए संग मील है और ये अमेरिका समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बड़ी खबर है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल से ये एक पैगाम गया है, मैसेज गया है कि अब इस्लामोफोबिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये वही बात है, यही बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी एक बार नहीं मुतअद्दिद बार, बहुत बार दुनिया को बता चुके हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास से खिताब में आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि 9/11 के हमले के बाद से दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा जाता रहा है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल से अपील भी की थी कि वो इस्लामोफोबिया का तदारुक करने के लिए बैनुल-अक़वामी मुकालमा भी शुरू करवाएं। और इमरान खान साहब ने कहा था कि इस वक्त इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक और ये जो भयानक शक्ल है वो भारत में पंजे गाड़े हुए है।
इस पूरी सूरत आने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, अमरीकी जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया है। शायद उनको ये एहसास होने लगा कि दुनिया के करोड़ों मुसलमानों का दीन इस्लाम अमन और सलामती का दीन है, और ये जो मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत एक प्रोपेगेंडा किया गया, इमेज खराब करने की कोशिश की गई। अब हम कह सकते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि अब जो साजिशी हैं वो बेनकाब होंगे और उनके मुंह पे जोरदार तमाचा होगा ये बिल जो मंजूर हुआ है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें बहन, असल मसला ये है कि हमें इसको कई जिहतों से इस बिल पे गौर करना है। पहली बात तो ये कि एज ए मुस्लिम हम कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें बयान किए, हमारा अकीदा है कि वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है और वो कायनात का सच है। तो जब अल्लाह और उसका रसूल हमें वाज़े तौर पर रहनुमाई कर रहे हैं कुरान और हदीस कि ए ईमान वालों, ये जो यहूद और नसारा हैं ये कभी भी तुम्हारे खैर खा नहीं हो सकते, और असल में उनको जो हमसे खौफ है इस्लाम से, तो वो उनको इस्लामी निज़ाम की जो खूबसूरती है उससे उनको खौफ है। एक तो ये हम समझ लें कि जो अल्लाह और उसके रसूल की बात है ये कभी गलत नहीं हो सकती, तो ये सुबह क़यामत तक इस्लाम के खिलाफ साजिशें होती रहेंगी। यहूद नसारा और दीगर इस्लामिक जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करती रहेंगी। असल में ये सियासी हवाले से आप तारीख को अगर आप उठाकर देखें तो जब सियासी पावर में मुसलमान थे तो उस वक्त किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो इस्लाम या पैगम्बर बानी इस्लाम पैगम्बर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये इस्लामी जो हैं ये इस्लामी जो निशान है उनके खिलाफ वो बात कर सके। तो जैसे जैसे दुनिया में इस्लाम हमारे जो सियासी तौर पर तनज़्ज़ुल का हम लोग शिकार हुए हैं, तो उसके बाद हमें मुख्तलिफ जो है ना साजिशों का सामना करना पड़ा है। और जब तक मुसलमान अपनी सियासी हवाले से, मुआशी हवाले से, तालीमी हवाले से वो मजबूत नहीं होते हैं, तो हमें ये एक जैसे नहीं, हमें कई जिहतों से इस्लाम के खिलाफ साजिशों का हमें सामना करना पड़ेगा। अब दूसरी बात की तरफ हम आते हैं। आपने माशाल्लाह खुद ही फिगर कोड किया है कि 212 वैसे 219 यानी 212 बमुकाबला 219, मैं फिर दोहरा रहा हूँ 212 बमुकाबला 219, यानी सिर्फ 7 वोटों से ये जो बिल है ये कामयाब हुआ है इसके हक में। तो मैं सिर्फ उन लोगों की आंखें खोलने के लिए ये बात करूंगा कि जो लोग कहते हैं जी कि मुसलमान इंतहा पसंद है वगैरह वगैरह। मैं पूछना चाहता हूं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान जो ना उनका जो पूरी कौम और नेशन को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर है कि नेशन को रिप्रेजेंट करने वाले असेंबली में बैठे हुए होते हैं, और असेंबली जो ना पूरे मुल्क की सोच का आईनादार होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जरा गौर करें कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ अमेरिका की कांग्रेस के अंदर 212 वोट आए, और उसके बाद जो वो उमर इल्हान के खिलाफ जो रुकने कांग्रेस की तकरीर है वो भी आप उसको जरा देख लें कि वो किस कदर जारियाना है। दैट मीन कि ये जो हमारे लोग जो ना चूचा पाचा लगे हुए होते हैं और ये कहते हैं कि जी नहीं वत ये है वो है, बड़ी दुनिया तरक्की पसंद है, और बिलखुसूस जो लिबरलिज्म के नाम या सेकुलरिज्म के नाम पर जो इस्लाम के खिलाफ या पाकिस्तान के अंदर मौजूद इस्लामी कुव्वतों के खिलाफ जिनकी आए रोज जुबान दराजी होती है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बताइए कि ये तो सीधा सीधा बिल था कि भाई इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए, मुसलमान अमेरिका के शहरी हैं उनके खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बरक्स आप देखें जिस वक्त यहूदियों के हक में पिछले 4 साल पहले एक बिल वहां पेश किया गया था जिसके खिलाफ सिर्फ 7 वोट आए थे, आपको याद हो कि ना हो। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब यही बिल अमेरिका में यहूदियों के हक में आता है तो उसके वाले से उनके खिलाफ 7 वोट आते हैं, और मुसलमानों की बहबूद तरक्की इस्लाम की हिमायत में अगर कोई बिल आता है तो उसके खिलाफ 212 वोट आते हैं। तो ये वाज़ेह तौर पर अमरीकी जो कौम है या अमरीकी जो रियासत है, मुल्क है, उनकी इस्लाम के हवाले से सोच बिल्कुल वाज़ेह है। अब हम तीसरी बात की तरफ आते हैं। तीसरी बात जो आपने कहा है कि हमारी रियासत ने या हमारे इमरान खान साहब ने इस पॉइंट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। मैं इसकी कई स्टेजेस पर शेयर में उनको किया है, हमने उनको जिस वक्त उन्होंने बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा में अपना खिताब किया था
उसके बाद गालिबन मैं फर्स्ट स्कॉलर था कि जिसने खुल खुलाकर इमरान खान साहब, कई इख्तिलाफ होने के बावजूद मैंने उनकी खुल खुलाकर हिमायत की और उनको अप्रिशिएट किया। तो इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि इमरान खान वो पहला मुसलमान हुक्मरान है कि जिसने इस्लामोफोबिया के हवाले से इंटरनेशनल फॉर्म्स के ऊपर जो है ना आवाज उठाई है। लेकिन क्या इमरान खान की अकेले की आवाज, मैं तो समझता हूं कि ये जंगल में तोती की आवाज की तरह है। कहाँ है बाकी 56 इस्लामिक रियासतों के हुक्मरान जो कि दुश्मनों की या इन यहूदो नसारा की यहाँ में हाँ मिला रहे हैं? और उसका अमलन आप देख लें कि इस वक्त जो इस्लाम का कला या बुनियाद समझी जाने वाली रियासत है सऊदी अरब के, जहां से इस्लाम का आगाज हुआ, वहां पर आप देखें कि जो यहूदो नसारा की डिक्टेशन पर वहां पर नियम जैसी सिटी जैसे मंसूबे खड़े हैं, वहां पर आए रोज ऐसे कदगन इस्लामी अकदार पर लगाए जा रहे हैं कि जो हम सब मुसलमानों के लिए काबिल तशवीश हैं। तो अकेला इमरान खान इस हवाले से कुछ भी नहीं कर सकेगा। जरूरत इस अमर की है कि जितना वर्क है, जितनी पाकिस्तान की हैसियत है, पाकिस्तान इस हवाले से संजीदगी के साथ हमारा जो महकमा खारजा है, ये जो हमारे हुकूमत है, ये इस हवाले से संजीदगी के साथ इस्लामी ममालिक को टच करें। ये कोई छोटी सी जंग नहीं है जो इस वक्त लड़ी जा रही है। ये जो अगर एक बिल, मैं समझता हूं कि ये भी है ना कि अल्लाह तो मिल गया, कैसे कहते हैं कि वो काबे को मुहाफिज मिल गया सनम खाने से वाली बात है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी बात है कि वहां जहां पर इस कदर इस्लाम के खिलाफ शिद्दत पसंदी जनाब मौजूद है कि 212 रुकने असेंबली वहां पर ये आवाज उठा रहे हैं या वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो जिस तरह इस्लाम के खिलाफ ये इस्लामोफोबिया हो रहा है इसको दबा के रखो। तो ऐसी जगह पर अगर ये बिल कामयाब भी हुआ है तो ये खुशाइंद है। लेकिन हमें अभी डर ये है कि क्या आगे उनकी सेनेट के अंदर या उसके बाद क्या कहीं उनके कानूनी प्रोसेस जो उनका अदालत है उसके हवाले से तो कहीं उस कानून का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी। ताहम ये मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, सियालकोट वाक़े की मैं बात करना चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। जो सियालकोट का वाक़या पेश आया था तो मुल्क के जो तमाम उलमा कराम हैं उन्होंने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की थी और पैगाम भी दिया था कि जो ऐसे वाक़यात हैं इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। अब आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, जिससे इस्लाम मुसलमानों का वक़ार बुलंद रहे और ख़ासतौर पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें, उनके जानो माल की हिफाजत के बारे में हमारा दीन क्या कहता है? प्लीज़ इनकी रहनुमाई फरमाइएगा। देखें, इसमें भी मैं दो बातें करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पूरी दुनिया में, मैं दीन के सदके में घूमा हुआ हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया में जितना माइनॉरिटीज को, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ मजहबी हवाले से ये दीगर पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये जो हमारे डंडोरे पीटने वाले लोग हैं ना, उनके डंडोरचियों के डंडोरों की तरफ ना जाया जाए। हकायक को जो ना रिसर्चर रिसर्च करें कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई इंतहा दर्जे की अमन वाली रियासत या अमन वाला मुल्क है माइनॉरिटीज के लिए तो वो पाकिस्तान है। रह गया इंडिविजुअली इस तरह के वाकयात का होना, ये अमेरिका जैसे मुल्क और यूके जैसे मुल्क और जर्मनी, बताएं क्या न्यूजीलैंड के अंदर नहीं हुआ? बताएं क्या यूके के अंदर मसाजिद के ऊपर हमले नहीं हुए? क्या जर्मनी के अंदर नहीं हुए? क्या यूरोपीय ममालिक के अंदर नहीं हुए? तो इस तरह के एलिमेंट्स दुनिया के किसी भी माशरे में होते हैं। अब देखना ये है कि मुफ्ती साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जहां भी हुए हुआ तो गलत ना, हद से ज्यादा गलत हुआ। जहां भी हुआ, जहां हुआ वहां रुक जाना चाहिए सिलसिला। जी जी जी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन जो वहां की कौमें होती हैं या वहां की जो अक्सरियत पॉपुलेशन होती है वो इनको कंडेम करते हैं, इसका मजम्मत करते हैं। और उसी तरह पाकिस्तान के अंदर मुझे एक आलिम दीन बताएं कि जिसने इस बात की हिमायत की हो। सबने मजम्मत की है। लेकिन मैं यहाँ पर वो लोग जो इस वाक़े के तनाजुर और आड़ में इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत के प्रचार के वाले से जो लोग आवाजें उठा रहे हैं, मैं उन्हें एक वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ कि लाहौर युवानाबाद में एक धमाका हुआ था और उसके बाद एक हाफ़िज़े कुरान अपनी फैक्ट्री से अपना काम करके वो घर वापस आ रहा था, तो उसको वहां जिसको कहते हैं कि जनाब तशद्दुद अमेज अंदाज से या वो जो लोग थे उन्होंने पकड़ा, न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश को जलाया, फिर जला के उसके एक एक उज़्व जो है ना वो रोड पे गया। तो क्या ये भी तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीजें हुई हैं, उसका भी पूरी दुनिया के अंदर गलत इमेज है पाकिस्तान का। हम ये, मैं तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख लें कि मैंने इस वाक़े के फौरन बाद, जबकि जहां
हालांकि अभी कोई जो है ना वो दाएं बाएं से नहीं आई थी, मैंने फौरन इसकी मजम्मत में बयान जारी किए हैं। उसकी वजह यह है कि ये इस्लाम के भी खिलाफ है, हमारी रियासत के भी खिलाफ है, जो इस्लाम का अमन वाला शहर है उसके भी खिलाफ है। तो अवाम के लिए हमारा वाज़ेह पैगाम है, ये किसी भी शख्स के अंदर कोई उसको इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आज खुद किसी बंदे को गुस्ताख करार दे और अब खुद ही अदालत लगाए और अब खुद ही वहां पर वो मामला करे। ये काबिल कदर उलमा का काम है। पाकिस्तान के अंदर जो जय्यद उलमा हैं, जब किसी चीज पर जमहूर उलमा की राय हो जाए कि भाई ये चीज बेदबी और गुस्ताखी है, और उसके बाद भी हमारा मौक़िफ़ हमेशा से यही है कि उसके बाद भी रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई तौहीन रिसालत या तौहीन सहाबा का इर्तिकाब करता है या तौहीन आले बैत का, तो रियासत उस पर फौरन एक्शन ले और ऐसे किरदारों को जो है ना वो सजा दे, ताकि खुद मुआशरे के अंदर ये जो पैनिक फैलता है कि देखो फलां गुस्ताख को छोड़ दिया गया, फलां गवाहियां होने के बावजूद, छोटी अदालतों की तरफ से सजा देने के बावजूद बड़ी अदालतों ने उसको रिहा कर दिया, तो ये चीजें जो है ना ये जज्बाती करती हैं। किसी भी मुआशरे के अंदर ये हो सकता है। तो हम बिल्कुल इस हवाले से हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि किसी आम आदमी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी तौर पर अपने तौर पर किसी को गुस्ताख रसूल करार दे और उस पर जनाब वो खुद खड़ा हो जाए और उसको कत्ल करे और बाद में पता चले कि वहां पर जनाब कोई दफ्तरी या बाकी जो है ना मुखातमत का मामला था। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।